नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत। आज हम देखने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 8। हम इसके पहले इसके 7 पार्ट देख चुके हैं जिनमें कई सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे द्वारा डिस्कस किए गए हैं। तो अगर आप उन सारे कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं और उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछले पार्ट देखें। आज हम देखेंगे पार्ट 8 और इसमें भी कई सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वह मैंने लिए हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। तो आप सभी को ये नाम नया लग रहा होगा। यह एक बीमारी का नाम है और यह होती है एथलीट के पैरों में। जो एथलीट होते हैं उनके पैरों में यह बीमारी होती है। अब फिर बात करते हैं कि यह बीमारी में होता क्या है। तो इस बीमारी में जो एथलीट होते हैं उनके पैरों की निचली सतह पर चमड़ी फटने लगती है और उन्हें खुंजली होती है। चमड़ी बुरी तरह फट जाती है। इस भाग में पैरों के निचले भाग में चमड़ी फटने लगती है और उन्हें बहुत जोरों की खुंजली भी होती है जिससे उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। तो इस रोग में यह सब होता है और यह रोग होता है कवक के कारण। तो आप सभी को याद रखना है कि एथलीट फुट कवक के कारण होने वाली बीमारी है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किडनी खराब हो जाती है तो किसका संचय होता है। अब फिर बात करें कि किडनी काम क्या करती है। तो किडनी काम करती है कि हमारे ब्लड को प्योर करती है और हमारे ब्लड में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालती है, उनका निष्कासन करती है। तो अगर किडनी खराब हो गई तो यह सारा काम भी बंद हो जाएगा और जो भी हमारे ब्लड में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो हमारे शरीर में ही रहेंगे और फिर उससे हमें बड़ी तकलीफें होती हैं। हमारी किडनी में दर्द होने लगता है और इसी के कारण हमें पथरी भी हो जाती है। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। उसके द्वारा पूछा जा रहा है कि जब किडनी खराब हो गई तो किसका संचयन हमारे शरीर में होने लगता है। तो संचयन होता है रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का। यानी कि जो किडनी हमारे रक्त को छान रही थी, रक्त को साफ कर रही थी, अब वो नहीं होगा तो जितने भी रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ थे वह अब कहाँ रह जाएंगे, हमारे शरीर में ही रह जाएंगे। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का संचयन होने लगता है हमारे शरीर में। यह होता है किडनी खराब होने पर। अब मान लो किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो फिर क्या करेगा। अब ऐसे तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उसके शरीर में इकट्ठा होता रहेगा, संचय होता रहेगा और एक टाइम पे यह बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए यानी जब किडनी खराब होती है तब किडनी में जो प्रोसेस होती है वही प्रोसेस एक कृत्रिम रूप से की जाती है। मतलब हमारा ब्लड किसी बाहरी मशीन के द्वारा प्योर किया जाता है और उस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस। जिस भी किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो वह फिर डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल में जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडुला ऑब्लागेंटा निम्न में से किसका एक हिस्सा होता है। तो जो मेडुला ऑब्लागेंटा होता है वह हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है और यह मस्तिष्क के पश्च भाग में होता है और यह हमारे मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है और यह मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है। अब फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग किसके क्रोनिक जहर के कारण होता है। यानी कि जो इटाई इटाई रोग है वह एक जहर के कारण फैलता है और वह जहर किसका होता है। तो वह जहर होता है कैडमियम का। कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग फैलता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, कैडमियम। कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है। अब बात करते हैं इटाई इटाई रोग में क्या होता है। तो इटाई इटाई रोग में बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है और इस रोग के कारण रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इटाई इटाई रोग सबसे पहले 1912 में जापान में देखने को मिला था जहां इसे इटाई इटाई रोग नाम दिया गया और यह कैडमियम के द्वारा फैलता है। तो आप सभी को यह बात ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही किस बैक्टीरिया से खट्टा होता है। तो हमारा जो दही होता है, जैसा कि अभी गर्मी का समय चल रहा है, दही का सेवन ज्यादा होता है, तो ध्यान में रखना ये बात कि दही किस बैक्टीरिया से खट्टा होता है। तो जो दही होता है वह लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण खट्टा
होता है। तो आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रबर है। तो बात करें सिंथेटिक रबर की, तो सिंथेटिक रबर जो हमारे जो मोटर कार के टायर बनाए जाते हैं, और भी रबर की जो जैसे कालीन वगैरह की बात करें, तो ये सब सिंथेटिक रबर के द्वारा बनाए जाते हैं। अब फिर बात करें कि इनमें से कौन सा है सिंथेटिक रबर, तो सिंथेटिक रबर होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन एक सिंथेटिक रबर होता है। तो आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है कि जो आइसोप्रीन होता है वह एक सिंथेटिक रबर होता है, और सिंथेटिक रबर प्राकृतिक रबर के वल्कनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में जमा नहीं होता है। अब फिर बात करें कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर में जमा नहीं होता है, यानी कि हमारे शरीर के द्वारा उसे हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो वह विटामिन होता है विटामिन सी। अब फिर बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसके स्रोत होते हैं खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा आदि में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अब फिर एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी के कारण एक रोग होता है जिसका नाम होता है स्कर्वी, और स्कर्वी रोग में मसूड़ों में दर्द होता है और मसूड़ों से ब्लड निकलने लगता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी विटामिन सी। फिर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। फिर बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल। फिर बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल। तो आप सभी को इन विटामिन के नाम पता होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल सजावट और विज्ञापन के लिए उपयोग होने वाली डिस्चार्ज ट्यूब में प्रयुक्त गैस है। यानी कि आपने देखा होगा इस प्रकार की लाइटें सजाई जाती हैं, जैसे किसी डेकोरेशन में इस प्रकार की लाइट लगाई जाती है। तो जो ये ट्यूबलाइट होती है, इनके अंदर एक गैस भरी जाती है, वह गैस होती है नियोन गैस, और नियोन गैस चमकती है, इसीलिए इन ट्यूबलाइट के अंदर या इन लाइट के अंदर नियोन गैस भरी जाती है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी नियोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट के की इकाई क्या होती है। यानी स्प्रिंग की बात हो रही है, जब हम स्प्रिंग पर बल लगाते हैं या स्प्रिंग को हम दबाते हैं या स्प्रिंग को खींचते हैं, तो उसमें विस्थापन होता है और वहां पर आता है कांस्टेंट जिसे स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। अब फिर बात करें कि स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है। जब भी हमें किसी की इकाई की जरूरत, यूनिट बनाना होती है, तो हमें सबसे पहले उसका फॉर्मूला, उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है K बराबर F/x। अब फिर बात करते हैं एफ, यहाँ पर F है बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। और फिर बात करें कि जो x है वह है विस्थापन, यानी कि स्प्रिंग में जितना भी विस्थापन हुआ वह। तो जब स्प्रिंग को अगर हम खींचेंगे तो पॉजिटिव, और जब दबाएंगे तो नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर ये साइन डिनोट किया गया है। अब फिर बात करते हैं x की, तो x है विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट बना वह बना न्यूटन प्रति मीटर। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ईंधन के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि इनमें से किनका परमाणु ईंधन में उपयोग किया जाता है। हम अगर उन सभी का हमें नाम पता होगा तो हमें जिसका उपयोग नहीं किया जाता है उस पर हम टिक लगा देंगे। तो मैंने जैसा कि बता रखा है कि परमाणु ईंधन में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम के दो समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 92 235, और एक होता है यूरेनियम 92 238। तो यूरेनियम का परमाणु ईंधन में उपयोग किया जाता है। फिर बात करें थोरियम की, तो थोरियम का भी परमाणु ईंधन में उपयोग किया जाता है। फिर बात करें प्लूटोनियम की, तो प्लूटोनियम का उपयोग भी परमाणु ईंधन में किया जाता है। लेड का उपयोग परमाणु ईंधन में नहीं किया जाता। तो हमारा आंसर हो गया लेड, जिसे पीबी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी लेड, इसे सीसा भी कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। यानी कि किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा में बादल बनाने के लिए किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा में जो बादल बनते हैं वह बनाए जाते हैं सिल्वर
आयोडाइड के। आप सभी को ध्यान में रखना है कि कृत्रिम वर्षा में जो बादल बनते हैं वह बनते हैं सिल्वर आयोडाइड के। अब यहाँ पर ऑप्शन डी को ध्यान में रखिए, सिल्वर नाइट्रेट। अब आप सभी को पता होगा, आप में जो भी वोट डालने लायक हो गया होगा, जिनकी भी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होगी, जो भी वोट डालने गया होगा उनको इसका नाम पता होगा, क्योंकि जब वोट डालने जाते हैं तो आपकी उंगली पर एक निशान किया जाता है और वह निशान होता है सिल्वर नाइट्रेट का। तो आप सभी को याद रखना है कि वोट डालने की इंक का नाम क्या होता है, तो उस इंक का नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान बताता है कि एक जंक्शन में प्रवेश करने वाला कुल विद्युतीय प्रवाह जंक्शन से निकलने वाले कुल विद्युतीय प्रवाह के बराबर होता है। तो यह दोस्तों फिजिक्स का क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट नियम है और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह नियम किसके द्वारा दिया गया है। तो यह नियम किरचॉफ का नियम है और इसे किरचॉफ का पहला नियम भी कहते हैं और इस नियम को किरचॉफ का संधि का नियम भी कहा जाता है। अब फिर बात करते हैं इस नियम की। तो इस नियम के अनुसार यह कहना चाह रहा है कि एक संधि पर आने वाली विद्युत धारा और जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है। जैसे I1 और I2 संधि की ओर आ रहे हैं तो I1 प्लस I2 और I3 I4 I5 संधि से जा रहे हैं तो इनका योग आपस में बराबर है। तो यही नियम यानी किरचॉफ का पहला नियम यही बताता है। इसे संधि का नियम भी कहा जाता है। आप सभी को ये नियम याद रखना है, ठीक है। तो किरचॉफ का नियम है कि एक संधि पर आने वाली और जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है। तो यह नियम है किरचॉफ का। किरचॉफ का एक और नियम भी है जिसे परिपथ का नियम कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और भी कई सारी एग्जाम में ये क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, क्योंकि थोड़ा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और बढ़ती टेक्नोलॉजी को देख एग्जामिनर भी टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा क्वेश्चन है त्रिआयामी यानी 3D वस्तु की छवि को एकीकृत और चिन्हित करने की तकनीक को क्या कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु की जो 3D इमेज होती है उसे देखने और उसे चिन्हित करने की जो तकनीक होती है उसे क्या कहा जाता है। तो डायग्राम को देखकर आपको पता चल रहा होगा या ध्यान में आया होगा कि ये ऐसा कहीं आपने देखा है। तो मैं बताता हूं आपने कहां देखा होगा। आपने हॉलीवुड की मूवी, आजकल बॉलीवुड में भी इसका प्रयोग होने लगा है, हॉलीवुड में कई जगह इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हॉलीवुड मूवी आपने एवेंजर तो देख ही रखी होगी, तो एवेंजर में जो मिचेल स्टार्क होते हैं, जिसे आयरन मैन नाम दिया गया, तो जो मिचेल स्टार्क होते हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया और वह बहुत जगह इसका उपयोग करते हैं। तो इस तकनीक को कहा जाता है होलोग्राफी। तो आपने अगर हॉलीवुड मूवी देखी हो तो कई जगह आपको ये देखने को मिला होगा। तो किसी भी वस्तु का 3D छवि और उसे चिन्हित करने की तकनीक को कहा जाता है होलोग्राफी, जो इस प्रकार दिखाई देती है। एक स्क्रीन पर किसी भी वस्तु का वीडियो चलाया जाता है और उसे 3D में हम देख सकते हैं। इसी तकनीक को होलोग्राफी कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पहला एंटीबायोटिक खोजा गया था पेनिसिलिन। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि एंटीबायोटिक की खोज किसके द्वारा की गई, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा एंटीबायोटिक की खोज की गई और इनके द्वारा खोजा गया पहला एंटीबायोटिक कौन था, तो वह था पेनिसिलिन। आप सभी को ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसके द्वारा दिए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और थोड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट गति देखता है वह लगा देता है न्यूटन, जो कि बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। आपको न्यूटन नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है ग्रहों की गति की। न्यूटन ने सिर्फ वस्तुओं की गति के बारे में नियम दिए हैं, ग्रहों की गति के बारे में नियम दिए गए केपलर के द्वारा।
केपलर के 3 नियम हैं ग्रहों की गति से संबंधित। तो मैं आपको पहला नियम बताता हूं कि इनके द्वारा पहले नियम में बताया गया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार यानी कि इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं और सूर्य उन ग्रहों के फोकस यानी नाभि पर स्थित होता है। यह केपलर का पहला नियम है। इसी प्रकार केपलर ने दूसरा नियम दिया कि ग्रहों का क्षेत्रीय वेग यानी एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। फिर इनके द्वारा तीसरा नियम बताया गया कि ग्रहों की दूरी और ग्रह के आवर्त काल में संबंध तीसरे नियम के बारे में बताए गए हैं। तो ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए गए केपलर के द्वारा, आप सभी को यह बात ध्यान में रखना है। और न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिए गए थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी इनमें से कौन सा एक एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चारों किसी न किसी के अयस्क हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गेलेना की। तो गेलेना का सूत्र होता है PbS। यह लेड का अयस्क होता है, यह सीसा का अयस्क होता है। तो आपको याद रखना है कि गेलेना सीसा का एक अयस्क होता है। फिर बात करते हैं क्रायोलाइट की। तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6), यानी कि जो क्रायोलाइट होता है वह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जो तीनों ऑप्शन है ABC, इन तीनों को लेकर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3Al(F6) और क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। फिर बात करते हैं सिनेबार की। तो जो सिनेबार होता है यह पारा का अयस्क होता है, इसका फार्मूला होता है HgS, यह मरकरी का अयस्क होता है। फिर बात करें एप्सम सोल्ट की। तो एप्सम सोल्ट का फार्मूला होता है MgSO4। आप सभी को इन चारों के फॉर्मूले ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन प्रभावी है, यानी तपेदिक का इनमें से किसके द्वारा इलाज किया जा सकता है। तो तपेदिक की दवाई का नाम बताना है। तपेदिक यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसे क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बातें बताई कि इस रोग में रोगी के लंग्स यानी फेफड़े खराब हो जाते हैं और रोगी को खांसी चलती है जिसके साथ ब्लड भी निकलता है और रोगी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और इसका टाइम पर इलाज किया जाना जरूरी होता है, नहीं तो उस रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो आप बात करते हैं तपेदिक की दवाई की। तो तपेदिक की दवाई होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका नाम होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। आप सभी को ये नाम ध्यान में रखना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्यूबरक्लोसिस के लिए प्रभावी होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में प्रमुख कार्बनिक एसिड कौन सा है। अब अरे अंगूर पे कहाँ ध्यान दे रहे हो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। सभी लोग अंगूर को देख रहे हैं। तो मेरे को पता है कि लॉकडाउन के कारण इस बार थोड़े अंगूर कम खाने को मिले हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि आप फोटो देखोगे तो आपको टेस्ट आएगा। आप क्वेश्चन को देखिए कि अंगूर में प्रमुख कार्बनिक एसिड कौन सा है, यानी अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। अब फिर बात करें कि टार्ट्रिक एसिड और काय में पाया जाता है। तो टार्ट्रिक एसिड जो होता है वह इमली में भी पाया जाता है। तो अब तो बहुत सारों को मुंह में पानी आ गया होगा इमली का नाम सुनते ही। तो इमली में भी कौन सा नाम, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर बात करें लैक्टिक एसिड जो दूध में पाया जाता है। फिर बात करें फॉर्मिक एसिड की। तो फॉर्मिक एसिड चींटियों में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मिक एसिड CH3COOH यह चींटियों में पाया जाता है। और जो मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जो चींटियां एक सीधी लाइन में चलती है उसका भी कारण फॉर्मिक एसिड है। वह जब चलती हैं तो फॉर्मिक एसिड की गंध के कारण एक के पीछे एक वह लाइन बनाकर चलती है। तो फॉर्मिक एसिड होता है चींटियों में। और दोस्तों चींटियां हमें सिखाती है कि हमेशा एकजुट होकर रहना, वह चाहे कितनी भी हो, एक घर बनाकर रहती है। आपने देखा होगा मिट्टी का एक सुंदर सा घर बनाती है और उसमें कई सारे मेंबर रहते हैं। तो चींटियों से हमें सीखना चाहिए हमेशा एकजुट होकर रहें। तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटियों में।
और अंगूर और इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य घटक क्या हैं। अब आप सभी को एलपीजी के बारे में तो पता ही होगा, रसोई में यूज किया जाता है इस गैस का, आप सभी के घर में होगा और इसका सिलेंडर आप सभी ने देखा भी होगा। अब फिर बात करें एलपीजी की, जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, दोनों एक ही बात है। अब फिर बात करें कि जो इसमें जो गैस होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक कौन होता है। तो इसका मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। अब फिर बात करें प्रोपेन की, तो प्रोपेन यानी कि C3H8 और फिर बात करें ब्यूटेन की तो ब्यूटेन यानी C4H10। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। अब फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने सेकंड के लिए एक वस्तु की छाप रेटिना पर कायम रहती है। यानी कि यहाँ पर एक तो क्वेश्चन में ही आंसर मिला है और एक क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। यानी कि एक तो हमें पता चल गया कि जो वस्तु की छवि होती है, जो इमेज होती है, वह हमारे आंख के रेटिना वाले भाग पर बनती है। अब फिर बात करें कि वह जो छवि है, वह जो प्रतिबिंब है, वह रेटिना पर कितने समय तक रहता है। तो वह रेटिना पर रहता है 1/16 सेकेंड तक। कितने सेकेंड तक? 1/16 सेकेंड तक। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हमने तो 1/10 देखा है। तो मैं आपको यहाँ याद दिला दूं कि आपने जो 1/10 देखा है वह यह क्वेश्चन है कि हमारे कानों पर सुनी गई ध्वनि का असर कितने समय तक रहता है। तो उसका आंसर है 1/10 सेकेंड। तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है जो कि अलग अलग है, ठीक है। तो कानों पर ध्वनि का असर रहता है 1/10 सेकेंड तक और हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब का असर रहता है 1/16 सेकेंड तक। तो आप सभी को ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल और हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। तो जितने भी कलर वाले क्वेश्चन है वह सिर्फ इस ट्रायंगल से सोल्व हो जाएंगे। इस ट्रायंगल से जितने भी कलर वाले क्वेश्चन है वो सभी आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। बस एक बार इस ट्रायंगल को याद कर लें या इसको अच्छे से समझ लें। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल के तीनों कोणों पर, एक पर लिखना है रेड, एक पर ग्रीन और एक पर ब्लू। फिर बात करें रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो बनेगा मेजेंडा, ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो बनेगा श्यान, और फिर बात करें रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो फिर बनेगा येलो। जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाल और हरे को मिलाने पर, तो लाल और हरे को मिलाने पर बनेगा पीला रंग। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब फिर अगर हम इन सभी कलर को मिला दें तो बनता है व्हाइट कलर। तो आपको ये ट्रायंगल ध्यान में रखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जो प्राइमरी कलर होते हैं वह होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों रंग को बोला जाता है प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर। फिर बात करें सेकेंडरी कलर की, द्वितीयक रंग की, तो वह होते हैं येलो, शान और मेजेंडा। इन्हें कहा जाता है द्वितीयक रंग। यह कई बार यह कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा गया है, आप सभी को ध्यान में रखना है क्योंकि एसएससी में और रेलवे में हर बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को इसका आंसर पहले ही बता रखा है कि जो स्कर्वी होता है, तो स्कर्वी रोग में होता क्या है, हमारे मसूड़ों से ब्लड निकलता है और मसूड़ों में दर्द होता है। तो स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून निकलता है और मसूड़ों में दर्द होता है और यह रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। जैसा कि अभी मैंने बताया था, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, जो खट्टे फलों में पाया जाता है और इसके स्रोत होते हैं जैसे नींबू, संतरा आदि इसके स्रोत होते हैं। तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से ब्लड निकलता है और मसूड़ों में दर्द होता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर करें और उन्हें भी इन
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने को बोले, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो, और उनका अगर कुछ फायदा हुआ, कल से आप तो किसी पोस्ट को लेंगे ही सही, अगर उन्हें भी कोई अच्छी पोस्ट मिल गई तो वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे और एहसान मानेंगे कि नहीं भाई ने बोला था कि पढ़ ले कुछ बन जाएगा, तो आज मैं बन गया। इसी प्रकार अपने दोस्तों को भी हर वीडियो, ऐसा नहीं सिर्फ साइंस, जितने भी वीडियो आप देखते हैं वो सारे शेयर करें। आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है और सही बातें बताई जा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।